हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर राष्ट्रीय घटनाक्रम का आज पार्ट 2 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून माह के प्रमुख वन लाइनर। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधों की नई प्रजातियां लगाई जाएगी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की। केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विषय को शामिल करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया है। यह 1 साल से भी कम समय में एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति $111 बिलियन है तथा दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका स्थान 11वां है। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार। उद्देश्य है जांच के दौरान खतरों का सामना कर रहे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय प्रक्रिया को तीव्र बनाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू करेगी। अदानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अदानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा को 2.18 लाख वोट मिले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगवाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। तमिलनाडु से चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस द्वारा शुरू। उद्देश्य है ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा इसे रोकना। हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्य वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है, जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है।
इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित की गई है। वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की वास्तुकला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की। आईआईटी धारवाड़ ने आग बुझाने में अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्री खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। उड़ीसा में रज महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। उड़ीसा में रज महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकिहोली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा जीतने वाली सबसे कम उम्र 27 वर्ष की आदिवासी महिला सांसद बन गई है। बेंगलुरु के बनेरुघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने ड्रोन तकनीकी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने
सामान के चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विसेज मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरी करने में सक्षम होंगे। सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया। गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सीहोर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसका अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में कैग की भूमिकाओं और महत्व को उजागर किया गया है। 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने किया। यह ओलंपियाड स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित था। यह ओलंपियाड स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित था। सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आम रस को दुनिया का 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत सशस्त्र बलों एवं उनके परिवारों की गंभीर रूप से जलने की चोटों तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाएगा। असम सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए बाल रहित शिविरों में स्कूल इन ए बॉक्स पहल की शुरुआत लॉन्च की है। इसके तहत बाल रहित शिविरों को शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त एक किट प्रदान किया जाएगा, जो बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। केंद्र जल शक्ति मंत्रालय ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा नदी जल की गुणवत्ता की वास्तविक निगरानी के लिए ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। 25 जून से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों ने प्रतिनिधि भाग लिया। आईएसओ परिषद ने 2024 में संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू। उद्देश्य है 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्त सहायता दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों की तैयारी में वृद्धि करना है।
मुंबई स्थित मझगांव डार्क शिल्प बिल्डर्स को सामाजिक उद्यम विभाग ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। नवरत्न कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह कंपनी अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश कर सकती है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में खालू बर्ड युद्ध स्मारक पर्यटन को खोला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की। केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वन वीक वन थीम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च। उद्देश्य है आरपीएफ कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। 26 से 28 जून 2024 तक केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने उड़ीसा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की है। सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्लोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली को $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत की शीर्ष 3 सेलिब्रिटी ब्रांड विराट कोहली $227.9 मिलियन, रणवीर सिंह $203.1 मिलियन, शाहरुख खान $120.7 मिलियन है। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित
प्रिक्स वर्सेइल अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला है। इस स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश के जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा वन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहे यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। यह 2 दिवसीय उत्सव गुरु पद्मसंभव के जन्म का उत्सव होता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सारकोरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए UNCCD द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो नामित किया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर UNCCD द्वारा जर्मनी के बोन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। हाल ही में 13 से 14 जून को नई दिल्ली में भारत IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत
IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया है। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो हवाई मार्गों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। केंद्र कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमि धारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व भारत के जयपुर, मलप्पुरम तथा मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। जून 2024 में लद्दाख को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। क्या है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 के मध्य लागू किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना है जिन्होंने उचित स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं की है। हाल ही में केंद्र गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क को साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ था। 500 से ज़्यादा पुस्तकालय वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस.टी. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्य गतिविधियों का आधार रहा है। राजस्थान के कोटा के सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। विपक्षी दलों द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया।
हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। ओम बिरला को 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम हैं डॉक्टर बलराम जाधव। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक साथ 7 दिवसीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट यूजीसी परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना वर्ष 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। हाल ही में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली पहली विदेशी नेता है। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्तावित किया है। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्तावित पारित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण तथा विलय की शक्ति संसद के पास था। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है।
हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना था। हाल ही में रियासी जिले के चेनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेवल आर्च पुल पर प्रथम ट्रायल रन सफल रहा। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के इस सफर में कुल 1.5 घंटे लगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल 1.3 किलोमीटर लंबा चेनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है। जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ है। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2 जून 2024 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था। 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था। हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपने महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है। ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदेव गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहेत्से पर एक सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 खंड 1 के तहत लगाया गया है। हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पद चिन्ह में विस्तार करते हुए तंजानिया की दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 23 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत
मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। 30 से 31 मई 2024 को रांची, झारखंड में इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का उद्देश्य नमोमेशी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। हाल ही जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46 विश्वविद्यालयों के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया में तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के आईआईटी बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया, जो भारत में शीर्ष पर है। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 118वां स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 150वां स्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 211वां स्थान है। जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्त प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड स्थापना 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय है मुंबई। क्षेत्र कार्यकाल अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। क्षेत्र कार्यालय है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक बीसीआरपी द्वारा साझेदारी की गई है। इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के माराभिटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्था आईआईएम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आईआईएम शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र आईआईएम है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में प्रशिक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया तथा विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। हाल ही में विशाखापत्तनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह यांगशान बंदरगाह चीन, सलालाह बंदरगाह ओमान, खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।